हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा। आज हम हिंदी साहित्य की पाठ पढ़ने का अध्ययन करेंगे और जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है, हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और इतिहास में हम भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, अन्य लोगों को हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छायावाद। देखिए, छायावाद का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले तो इसके काल को संबंध हुआ कि छायावाद का काल कब से कब तक था। तो देखिए, हिंदी आधुनिक काल 1842 ईस्वी से प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के पश्चात सबसे पहला भारतेंदु काल आता है, जिसे जागरण सुधार पुनर्जागरण काल कहा गया। उसके बाद द्विवेदी काल आता है, जिसे जागरण सुधार काल का नाम दिया गया। तो ध्यान दीजिए, पहला काल कौन सा है? भारतेंदु काल। दूसरा काल कौन सा है? द्विवेदी काल, जो हम पढ़ चुके हैं, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। और तीसरा नंबर का जो आता है वो आता है छायावाद। छायावाद में कवियों ने अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति की है, मन की अभिव्यक्ति की है, इसलिए इसको आत्मावी व्यंजनावाद का युग कहते हैं। और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रचनाओं की अभिव्यक्ति दी है, इसलिए इसे स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। इसके समय सीमा का निर्धारण करते हैं तो विद्वानों ने 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का जो कालखंड है, इस कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। हम केवल छायावाद का परिचय समझेंगे। आज ज्यादा गहराई से हमें अध्ययन नहीं करना है, हमें केवल छायावाद का परिचय समझना है। सबसे पहला भारतेंदु काल जो हम पढ़ चुके हैं, द्विवेदी काल जिसका अध्ययन हमने कर लिया है, छायावाद का अध्ययन हम आगे कर रहे हैं। तो देखिए, छायावाद क्या है और इसमें प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है, कौन कौन से कवि प्रमुख रहे हैं और इसके संदर्भ में किन किन विद्वानों का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, छायावाद के आंसू, लहर, झरना, ऐसी जो कविताएं रचनाएं लिखी जाने लगी, उसके बाद से छायावाद का प्रारंभ मानते हैं। और मुकुटधर पांडे की जो रचना थी, उसकी रचनाओं के बाद से ही छायावाद की अभिव्यक्ति या छायावाद प्रारंभ माना जाता है। ये सामान्य सा इसका प्रारंभ काल माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा निराला की जो रचना थी, सर्वस्मृति कविता थी, वो उसको भी प्रथम कविता के रूप में, प्रारंभिक कविता के रूप में मानते हैं। अब हम देखते हैं कि छायावाद के संदर्भ में विद्वानों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है। देखिए, छायावाद में रहस्यात्मक भाव झलकते हैं। कवियों ने ऐसी ऐसी कविताओं में ऐसा वर्णन किया है, कविताओं में ऐसा वर्णन प्रस्तुत किया है, जिससे ये प्रस्तुत होता है कि कवि कहना क्या चाह रहा है, क्या रहस्य झलक रहा है। जो साधारण सी बातें हैं, उसमें भी कोई गूढ़ छुपी हुई बात नजर आती है, इसलिए छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। इसमें पता नहीं अपने अज्ञात रहने के प्रति कथन है या फिर किसके प्रति कौन सा कथन कहा गया है, इसके संदर्भ में भी एक रहस्य सा बना रहता है। इसलिए छायावाद को भी रहस्यवाद के नाम से जाना गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है कि छायावाद के संदर्भ में है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, तो किसकी सृष्टि होती है? छायावाद की सृष्टि प्रारंभ होती है। तो देखिए, जब परमात्मा की सृष्टि कहाँ होती है? आत्मा, परमात्मा की
ध्यान दीजिए, परमात्मा, परमात्मा है ईश्वर, परम तत्व, उस परम तत्व की छाया, छाया का मतलब अनुभूति, परम तत्व की छाया से तात्पर्य क्या है, उसकी अनुभूति जब हमको होती है कि परमात्मा की छाया आत्मा पड़ती है और आत्मा की छाया किसकी पड़ती है, परमात्मा पर पड़ती है, तब वहां किसकी सृष्टि होती है, परमात्मा की छाया किसमें पड़ रही है, आत्मा। और परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर। तो छायावाद, छायावाद की सृष्टि, ध्यान दीजिए, जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ रही है और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ रही है, तब किसकी सृष्टि होगी, छायावाद की सृष्टि। अब कैसे, परमात्मा यानी जो परम तत्व है, ईश्वर है, उसकी अनुभूति हमारे ऊपर होने लगी, हमारा मन ईश्वर में अनुरक्त हो जाए, अर्थात संसार में पूरे परमात्मा में उसको हम देखने लगे, प्रकृति में देखने लगे, और हमारे जो आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप झलकने लग जाए, तब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार छायावाद की सृष्टि होगी। लेकिन इसी परिभाषा को या इसी युग की परिभाषा को भी डॉक्टर नगेंद्र कुमार ने दूसरे ढंग से पेश किया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का बिंदु है। डॉक्टर नगेंद्र कुमार जी क्या कहते हैं कि छायावाद क्या है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का बिंदु है। ध्यान दीजिए, स्थूल के प्रति क्या है, सूक्ष्म का बिंदु है। महावीर वर्मा ने कहा है कि छायावाद प्रकृति तत्व के बीच में जो जीवन के उद्गीत है वो छायावाद। तो हमको परिभाषा में नहीं उलझना है, हमको छायावाद की जो प्रवृत्ति है उसको समझना है। तो ध्यान दीजिए, छायावादी युग का प्रारंभ कब से होता है, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का जो समय है, उस समय या उस कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। और छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्ति से तात्पर्य होता है स्वभाव, स्वभाव अर्थात इस युग के कवियों का स्वभाव क्या रहा है, कवियों की साहित्य रचना की प्रवृत्ति कैसी रही है। अब इस युग में प्रवृत्ति को जानने से पहले हमको ये जानना है कि इस युग के प्रमुख कवि कौन है। तो प्रमुख कवियों में चार कवि आते हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी कराला और महावीर। ये चार कवि हैं। इन चार कवियों ने छायावाद को पूर्ण संभाला है। ये कह सकते हैं कि छायावाद के जो आधार स्तंभ है वो ये चार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुखवाद कवि है,
सुमित्र रंजन पंत जी ने प्रकृति का वर्णन इतना अच्छा किया है, इतना विशद किया है कि ये प्रकृति के सुकुमार का विज्ञान है। उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद, इन्होंने भारतीय और पक्ष का उल्लेख किया है। यह इतिहास में जो छुपी हुई कीर्ति थी उनको खोज खोज करके सबके सामने लाकर पेश की। निराला जी ने भी यही काम किया, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, प्रगति, इससे संबंधित और विशेष तौर से, हालांकि उनकी कविताओं में सभी भाव परिलक्षित होते हैं, प्रकृति का वर्णन किया है, लेकिन मूल रूप से इनकी जो है वेदना भी, इन कविता वेदना भी है, अनुभूति भी है, श्रृंगार भी है, सौंदर्य भी है, आधुनिकता है, और सबसे बड़ी चीज निराला छंद के बंधन से मुक्त करने वाले कवि है। और महावीर वर्मा जिसे आत्मानुभूति या पीड़ा का वर्णन करने वाली और प्रमुख रूप से रहस्यवाद का वर्णन करने वाली जो कवित्री है वो महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार की चारों आधार स्तंभों ने छायावादी युग की कविताओं में या कविताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। अब हम आगे छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको पढ़ते हैं। आत्म यानी छायावाद के जितने भी कवि हुए, प्रसाद हो, निराला हो, महादेव वर्मा हो गया, जो कुछ भी है, सभी कवियों ने आत्म व्यंजना की है। क्षण के अभिनय ने अपने मन में भाव क्या है, अपने विचार क्या है, हृदय में क्या भाव पनप रहे, हृदय की आकांक्षा क्या है, हृदय में क्या छाया हुआ है, पीड़ा है, खुशी है, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है, क्या आकांक्षा है, सारे के सारे जो भाव है, इन सारे भावों को उन्होंने आत्मव्यंजना के रूप में प्रस्तुत किया। विषय वस्तु को अगर हम देखते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में ही उसको खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने जीवन की जो निजी घटना है, बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं जो अपने आत्म परिचय अपने जीवन घटनाओं को पेश नहीं करते, लेकिन सभी कवियों ने जो आत्म छायावादी कवि है, इन सभी कवियों ने अपनी आत्म जीवन के जो निजी प्रसंग है, निजी जो घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं को प्रस्तुत किया है। और जैसे कि निराला जी ने अपने सरोज स्मृति कविता है, सरोज स्मृति कविताओं में जो खुद के भाव थे, खुद की जो पीड़ा थी, खुद के परिवार से संबंधित जो उसकी आशा थी, हताशा थी मन में, उन सभी को उसको उन्होंने वर्णन किया। महादेव वर्मा के बारे में हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि उन्होंने अपने मन की जो पीड़ा थी, मैं नींद भरी दुख की बदली, विस्तृत न कोई होना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, कोमड़ी कल थे मिट आज चली। तो इस प्रकार की कविताओं के रूप में उन्होंने अपने मन की जो भावना थी उसको उसमें प्रस्तुत। दूसरी विशेषता आती है सौंदर्य बोध, क्योंकि कवि है तो उसकी हृदय में भाव सौंदर्य अवश्य होगा, रचना सौंदर्य अवश्य होगा। तो छायावाद के जितने भी कवि हुए हैं, उन सभी कवियों ने अपने प्रेम, सौंदर्य, उस सभी का वर्णन किया। हालांकि रीतिकाल में जैसा वर्णन मिलता है, रीतिकाल में कैसा सौंदर्य सांसारिक,
जबकि छायावाद में अशरीरीय आध्यात्मिक सौंदर्य का चित्रण किया है। रीतिकाल में जो सांसारिक सौंदर्य था, स्थूल शरीर का सौंदर्य का वर्णन किया था, वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया गया। जैसे कि पहले हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, ये आत्मा की छाया परमात्मा पर या स्थूल के प्रति सूक्ष्म बिंदु है, वह सौंदर्य वो जो छायावाद की कविताओं में या कवि की रचनाओं में प्रस्तुत होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो आकर्षण है वो मन का है, शारीरिक नहीं है। किसी प्रकार की कोई अनुचित भावना को प्रस्तुत नहीं किया है। तीसरी विशेषता के रूप में या प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं नारी का चित्रण। रीतिकाल की कवि थे, छायावाद के कवि हैं, इन सभी कवियों ने नारी का चित्रण किया है। रीतिकाल में भी नारी का चित्रण किया गया है, लेकिन यहाँ नारी को एक सौंदर्य रूप में या वासना के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहाँ उसके उज्जवल पवित्र रूप में, उसको देवीय रूप में और उसकी पीड़ा के रूप में उसको प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार में भारतीय नारी या नारी किस प्रकार का और हमेशा दूसरे के लिए सहयोग देना चाहती है। जैसे कि उन्होंने नारी भावना में लिखा है कि नारी तो केवल जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद की रचना है रामायणी में अध्याय है और उसमें संसार की सृष्टि के प्रलय, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदी के उत्तम शिखर पर बैठ से लाख की शीतल चाहे, एक उस भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय हो रहा। तो जो प्रलय के बाद नई सृष्टि का उदय होता है, तो उस सारी घटना पर उन्होंने कामायनी के रूप में प्रस्तुत किया है। और उस कामायनी को उन्होंने साची ने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस बास रजत फलक तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। किस बार पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन की सुंदर श्रद्धा। तो ये उन्होंने नारी का चित्रण इस प्रकार से किया। आत्मवेचना, सौंदर्य बोध, नारी चित्रण। चौथी विशेषता को पढ़ते हैं तो रहस्यवाद। छायावाद की रचनाओं में चौथी विशेषता या चौथी प्रवृत्ति सबसे प्रमुख रूप से नजर आती है और वो है रहस्यवाद। रहस्य राज। जब कोई घटना है, कोई विषय है, कोई तथ्य है, कोई विवरण है, उस विवरण को प्रस्तुत भी किया जा रहा है और उसमें बहुत कुछ छुपाया भी जा रहा है, वहां रहस्यवाद का भाव झलकता है। यानी प्रस्तुत है जैसे कि पानी में छुपा हुआ कोई बर्फ का टुकड़ा है, पानी के ऊपर का एक हिस्सा छोटा सा नजर आता है कि बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन कितना गहरा है हमको पता नहीं। पर्वत शिखर है, आकाश में हमको 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 मीटर तक नजर आते हैं और उसके बाद नीचे से कितनी गहराई है हमको नजर नहीं आती। रास्ते पे गड़ा हुआ खंभा है, हमको नजर आता है, उसके अंदर कितना गहराई है हमको नजर नहीं आता है। तो बस वही रहस्यवाद है। तो छायावादी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में रहस्यवाद का वर्णन और विशेष रूप से महादेव वर्मा ने रहस्यवाद का इतना वर्णन किया कि जिसके कारण छायावाद को रहस्यवादी युग भी कहा जाता है। न जाने कौन तुम मेरे हृदय में जो तुम आजाद एक बार, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं जिन कविताओं में पढ़ने पर यह नजर आता है, ये लगता है कि महादेव वर्मा ने किस अज्ञात प्रिय के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, किसके प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रही है, उनके मन में क्या है, क्या कहना चाहती है, ये स्पष्ट नजर नहीं आता है। खुद महादेव वर्मा से एक बार पूछा गया कि आपका रहस्यवाद से तात्पर्य क्या है, तो खुद महादेव वर्मा भी ये नहीं कह पाई कि कौन है।
उन्होंने खुद ने कहा कि मुझे खुद कोई पता नहीं है मैं किसके प्रति व्यक्त कर रही हूँ। ऐसा कौन है जिसकी खुद की भावना परिलक्षित होती है। हे अनंत, जैसे प्रसाद जी ने भी लिखा है कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता। ये अनंत रमणीय तुम कौन हो, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। इस प्रकार की रहस्यवाद युग में या छायावाद युग में विशेषता नजर आती है। पांचवा है प्रकृति चित्रण। देखिए युग कोई सा भी हो, कैसे भी काव्य की प्रवृत्ति हो, लेकिन प्रकृति का चित्रण सदैव होता है। प्रकृति का चित्रण सदैव होता है और बिना प्रकृति के चित्रण के साहित्य होता है। तो इसलिए वाक्य युग हो, विविध युग हो, छायावाद युग हो, या आधुनिक युग कविता हो, चाहे भक्तिकालीन कविता हो, चाहे आधुनिक काल की कवि रचनाएं हो, सारी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण होता है। अगला आता है राष्ट्रतक भावना। राष्ट्रीयता की भावना। छायावादी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना भी पर्याप्त रूप से मिलती है। जैसे शंकर प्रसाद हो, निराला जी हो, इन्होंने तो विशेष तौर से, अन्य कवियों ने भी राष्ट्रवादी कविताओं का उल्लेख किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि हिमालय हिंदू से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय प्रभास्वला स्वतंत्रता भारती अमृत वीर पुत्र दृढ़ प्रतिज्ञ ठान लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से आकांक्षा की कि भारत अंग्रेजों के शोषण से मुक्त हो, भारत आजादी के लिए लड़ाई लड़े। और ये जो लिखा है हमने भारत की विशेषता को वर्णन करते लिखा है कि अरुणद में मधुमेह देश हमारा, जहां अनजान क्षतिज को मिलता एक सहारा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी जो पशु की अभिलाषा कविता है, पशु की अभिलाषा, वो भी इसी में लिखी गई थी। पशु की अभिलाषा की जो कविता थी वो भी इसी युग में लिखी गई थी कि मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ पर जावे चना की। तो ये कविता भी इस युग में प्रारंभ हुई। एक और इस युग की प्रमुख विशेषता रही है, इस युग की एक प्रमुख विशेषता हो रही है और वो है, हालांकि बहुत सारी अन्य विशेषताएं भी है, हमें संक्षिप्त रूप में समझना है। आत्मा व्यंजना है, सौंदर्य बोध है, नारी चित्रण है या नारी भावना कह सकते इसको, रहस्यवाद है, प्रकट चित्रण है, राष्ट्रीय भावना है। और 7वें नंबर के बिंदु लिखते हैं वह या पीड़ा का चित्रण। छायावादी युग ने सबका वर्णन किया है, उसके साथ साथ एक ग्रह और पीड़ा का भी चित्रण। विरह महादेव वर्मा ने अपने अज्ञात प्रेम से हमेशा विरह में रही है। जयशंकर प्रसाद वो भी अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते रहे हैं। निराला को देखते हैं तो निराला ने भी सर्व स्मृति कविताओं में अपने आत्म पीड़ा, अपने शोक को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से छायावादी युग की प्रवृत्ति रही है और जिनके माध्यम से या इन्हीं को आधार बनाकर, इसके अलावा अन्य बहुत सारे बिंदु हैं जिनके आधार बनाकर साहित्य का सृजन किया है। और इस युग में प्रमुख रूप से खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो भारतीय युग में ब्रज भाषा का प्रयोग था वो द्विविध होते इस युग तक आते आते बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार ये छायावादी की प्रवृत्ति रही, विशेषता रही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।